सो हेलो स्टूडेंट्स, देखिए इससे पहले की वीडियोस में हमने जो 20 न्यूमेरिकल्स थे वो कर लिए थे। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे बात करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 2.21। सो द न्यूमेरिकल इज प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर इन नीड ऑफ साइंस। कि भाई जो प्रिसाइज मेजरमेंट है कि मेजरमेंट को हम जितना प्रिसाइज कर सके उतना प्रिसाइज करें फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, साइंस की एक नीड है। ठीक है, और फिजिक्स में हम प्रिसाइज मेजरमेंट लेते हैं, जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल to ascertain the speed of a spacecraft, the one must have accurate method to find its position at closely separate instant of time, and this was the actual motivation behind the discovery of radar in World War II। तो यहाँ पर जैसे बताया गया है कि भाई जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं उनकी जो स्पीड है तो उसको हर इंस्टेंट पर मेज़र करना पड़ता है, और वहाँ पर जो है काफ़ी प्रिसीजन चाहिए उनको मेज़रमेंट करने के लिए। और यही जो है भाई इसकी जो स्पीड है, इसके पीछे जो रेडार है वो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर डिस्कवर हुआ था। ठीक है, एंड थिंक ऑफ डिफरेंट एग्जाम्पल इन मॉडर्न साइंस वेयर प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर नीडेड, एंड ऑल्सो वट एवर यू कैन गिव ए क्वान्टिटिव आइडियाज ऑफ द प्रिसीजन नीडेड। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इस तरीके से कहाँ पर हम फिजिक्स के अंदर बहुत ही प्रिसाइज मेजरमेंट लेते हैं। ठीक है, तो देखिए फिजिक्स में हम बहुत जगह प्रिसाइज मेजरमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर 3 एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। जैसे सबसे पहले बात करें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की बीम का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो दे यूजेस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनकी वेवलेंथ होती है 0.2 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, जैसे जो ये जो वेवलेंथ है ये इमेजेस लेती है वायरस की, माइक्रोब्स की। ठीक है, और बहुत ही छोटे छोटे एटम मॉलिक्यूल्स की, इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन की भी इमेज इससे हम ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्रिसीजन 0.2 एंगस्ट्रॉम का होता है। ठीक है, जो कि हो गया 0.2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो इतनी छोटी जो है बेसिकली हम लेंथ जो है वो मेजरमेंट करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो कितना ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट है एंगस्ट्रॉम के अंदर। सिमिलरली लाइट की जो वेवलेंथ है वो भी हम मेजर करते हैं 10⁻⁻7 मीटर में, तो वहाँ पर भी प्रिसीजन बहुत ज़्यादा हो गया। एक सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं इज मेड पॉसिबल ओनली ड्यू टू प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पर सैटेलाइट की लॉन्चिंग जो है वहाँ पर भी जो है टाइम की बहुत ही प्रिसाइज मेजरमेंट ली जाती है। ठीक है, इनफैक्ट जब हम स्पेस में होते हैं तो वहाँ पर भी टाइम जो है वो काफ़ी प्रिसाइजली मेजर किया जाता है वहाँ पर भी। ठीक है, वहाँ पर एटॉमिक क्लॉक का यूज़ करते हैं, वो काफ़ी प्रिसाइज मेजरमेंट लेती है टाइम की। एंड द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम मून टू अर्थ बाय लेज़र बीम, तो लेज़र की मदद से बेसिकली जो मून है उसके डिस्टेंस को मेज़र करना। तो यहाँ पर भी जो मेजरमेंट है वो बहुत ही प्रिसाइजली ली जाती है। ठीक है, जैसे क्या होता है कि भाई ये हमारा मून है और ये हमारी अर्थ है, तो मून से क्या करते हैं, अर्थ के ऊपर हम अर्थ से हम मून के ऊपर क्या करते हैं, एक लेज़र भेजते हैं, और वो लेज़र लाइट है उससे टकराने के बाद वापस आती है, और उसके टाइम इंटरवल को मेज़र किया जाता है जो कि बहुत ही कम होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट अराउंड ये जो इंटरवल है 3 सेकेंड के अराउंड होता है। ठीक है, तो बहुत ही प्रिसाइजली इसको मेज़र किया जाता है कि 3 पॉइंट कितना है। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये टाइम जो है इसको मेज़र कर लिया जाता है। उसके बाद ये जो डिस्टेंस है ये हमें पता होती है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर हमको निकालनी होती है। हमने यहाँ पर टाइम निकाल लिया, और बेसिकली जो स्पीड है तो जो लेज़र की स्पीड होती है दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, तो यहाँ पर इनकी स्पीड हो गई। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। ओके, तो यहाँ पर जो है स्पीड 3 × 10⁸ और टाइम जो है वो 3 सेकेंड। तो इस तरीके से यहाँ पर हम जो है बेसिकली मून की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो टाइम है, टाइम का जो मेजरमेंट है वो बहुत ही प्रिसाइज लेना जरूरी है, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी यहाँ पर टाइम जो है उसमें भाई यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो जो है यहाँ पर जो है वो एरर है थोड़ा बढ़ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी फील्ड है जहाँ पर हम प्रिसाइज मेजरमेंट लेते हैं। ठीक है, बेसिकली एटॉमिक मोलिकुलर लेवल न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, एक एटम के डिस्टेंस को मेजर करना, एक इलेक्ट्रॉन के डायमीटर को मेजर करना। ठीक है, एक न्यूक्लियस के डायमीटर को मेजर करना। तो यहाँ पर हम बहुत ही प्रिसाइज मेजरमेंट लेते हैं। ओके, सो बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। So just as precise measurement are necessary in science, it is equally important to be able to make a rough estimate of quantity using rudimentary ideas and common observation. Think of ways by which you can estimate the following, where estimate is difficult to obtain, and try to get
अपर बाउंड ऑफ द क्वांटिटी। तो यहाँ पर जो है देखिए सिंपली आपको बेसिकली ये बताना है, ठीक है, कि प्रिसाइज मेजरमेंट आपको नहीं लेनी है, ठीक है भाई। काफ़ी जगह होती है फिजिक्स में जहाँ पर हम प्रिसाइज मेजरमेंट नहीं भी लेते हैं, ठीक है, तो जैसे इनडायरेक्ट मेथड वहाँ पर होते हैं। तो विदाउट यूजिंग प्रिसाइज मेजरमेंट आपको क्या करना है, ये जो चीज़ें हैं ये फाइंड आउट करनी है। सो नंबर 1, टोटल मास ऑफ रेन बेयरिंग क्लाउड ओवर इंडिया ड्यूरिंग द मानसून। तो मानसून के दौरान जो रेन के जो क्लाउड होते हैं उनका टोटल कितना मास होता है, ठीक है। बेसिकली इंडिया के ऊपर जो क्लाउड है उनका मास यहाँ पर आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए निकालते हैं। सो देखिए क्या है कि ड्यूरिंग मानसून द मीटेरोलॉजिस्ट रिकॉर्ड अबाउट 1 सेंटीमीटर ऑफ रेन, कि यहाँ पर जब मानसून हुआ है तो मानसून के दौरान जो मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने क्या है, उन्होंने बताया कि भाई इतनी बारिश हुई है इंडिया के अंदर, ठीक है, 1 मीटर जो है एवरेज बारिश यहाँ पर हुई है। तो क्या करना है आपको, निकालना है टोटल मास ऑफ रेन बियरिंग क्लाउड्स ओवर इंडिया, कितना जो मास है उनका, तो वो बराबर होगा इक्वल्स टू मास ऑफ रेन वाटर, भाई जितना वाटर आया है नीचे, ठीक है, जितना पानी आया है उसका मास, और जो वाटर है वो बेसिकली किसके बराबर होगा, तो मास निकालना है, तो मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ओके, सो मास ऑफ रेन वाटर इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया इनटू हाइट। ओके, सो एरिया इंटू हाइट इंटू डेंसिटी। अब देखिए यहाँ पर हमें एरिया चाहिए, हाइट चाहिए, डेंसिटी चाहिए। सो नंबर 1 हाइट, तो देखिए सबसे पहले जो हाइट है, हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट यहाँ पर है 1 मीटर, क्योंकि 1 मीटर की बारिश यहाँ पर हुई है। सो हाइट इज 1 मीटर। वहीं पर बात करें हम एरिया की, सो जो बेसिकली इंडिया का जो एरिया है यहाँ पर वो है 3.3 इंटू 10⁻12 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप भाई इंडिया का एरिया होगा, और जो वाटर है, वाटर की जो डेंसिटी है, डेंसिटी यहाँ पर होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल्स टू ये होती है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूबिक। ओके, सो इन वैल्यूज को पुट करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा मास ऑफ रेन वाटर। तो यहाँ पर ये जो मास है कितना हो जाएगा, एरिया दैट इज 3.3 इंटू 10⁻12 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻3, ठीक है। और यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं 3.3 इंटू 10⁻15 किलोग्राम। ओके, तो ये जो है ये आपको मास मिल गया, ठीक है, मास ऑफ रेन वाटर। और ये जो मास होगा, ठीक है, सो this must be mass of rain bearing clouds over India, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर इनडायरेक्ट मेथड का यूज करके यहाँ पर हमने मास निकाल लिया कि इंडिया के ऊपर जो क्लाउड्स है उसका कितना मास होगा। सो नेक्स्ट इज द मास ऑफ एन एलिफेंट। अब हमें क्या करना है, एक एलिफेंट का मास निकालना है। तो देखिए एक एलिफेंट का मास कितना होगा। सो भाई यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम बेसिकली इनडायरेक्ट मेथड से हम एक एलिफेंट जो है उसका मास जो है वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो जैसे हम क्या कर सकते हैं, टू एस्टिमेट मास ऑफ एन एलिमेंट वी टेक ए बोट ऑफ नोन एरिया। तो हम क्या करते हैं, हम एक बोट लेते हैं जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें पता हो, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, फिर हम मेजर कर लेते हैं डेप्थ ऑफ बोट इन वाटर, कि वो जो बोट है उसकी जो डेप्थ है पानी के अंदर कितनी है, वो डेप्थ यहाँ पर मान लेते हैं x1 है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने सपोज किया ये हमारे पास एक बोट है, ठीक है, जो कि पानी के अंदर है, और पानी के अंदर बेसिकली ये इस तरीके से है। तो ये जो है ये इस बोट का यहाँ पर एरिया हो गया, ठीक है। और ये जो है इसकी डेप्थ हो गई, ये हमने मान ली कितनी है, ये x1 हो गई, ये वाली डेप्थ, दिस इज x1। फिर हमने क्या किया भाई, अब हमें यहाँ पर उसकी डेप्थ पता है x1 है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर बाय बोट। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। तो यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया a और हाइट हो गई यहाँ पर x1, सो a इंटू x1। तो ये बेसिकली आपको ये वॉल्यूम मिल जाएगी यहाँ पर। ओके, सो ये यहाँ पर वॉल्यूम मिल गई एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट करके। तो हमने निकाली वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर बाय बोट, की जो बोट है वो कितने वाटर को डिस्प्लेस करेगी। फिर हम क्या करते हैं, फिर भाई हम यहाँ से एक हाथी लेके आते हैं और एक हाथी को इस बोट के अंदर डाल देते हैं। तो क्या होगा, जैसे ही हाथी यहाँ पर आएगा तो
भाई ये जो बोट है ये ज़्यादा डिस्प्लेस हो जाएगी पानी के अंदर, ठीक है। मतलब ये समझ लो आप कि भाई जो पानी है वो और ऊपर तक चला जाएगा, ठीक है। तो अब जो हाइट है पानी की या जो डेप्थ है इस बोट की वो बढ़ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे अभी ये डेप्थ यहाँ पर इतनी हो गई, तो ये मान लेते हैं कितनी हो गई, ये डेप्थ हो गई यहाँ पर अभी x2, ठीक है। तो बेसिकली एरिया कितना हो गया, एरिया तो ए ही है लेकिन डेप्थ अब इतनी हो गई, तो अब इसकी वॉल्यूम चेंज हो जाएगी। ये जो वॉल्यूम है ये कितनी हो जाएगी, अभी हो जाएगी बेसिकली एरिया मल्टीप्लाई बाय x2, ओके। सो यहाँ पर फिर हमने क्या किया, यहाँ पर मूव द एलिफेंट इनटू द बोट, एक एलिफेंट को हमने बोट में लेके आए एंड द बोट गेट डीपर इनटू द वाटर, वो पानी के अंदर और डीप चली जाएगी। सो मेजर द डेप्थ ऑफ द बोट, अगेन उसकी डेप्थ को मेजर किया और डेप्थ अभी आई हमारे पास x2। सो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर कितने आ गया, एरिया मल्टीप्लाई बाय डेप्थ, ओके, या एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो बेसिकली ये यहाँ पर वॉल्यूम आ गया, ठीक है, जो कि डिस्प्लेस्ड होगा एलिफेंट और बोट के द्वारा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुई है किसके कारण हुई है, बोट तो पहले से ही पानी में थी, बोट के कारण इतना डिस्प्लेसमेंट था, और जब हमने एलिफेंट को डाला तो उसके कारण डिस्प्लेसमेंट पानी का और बढ़ गया, ठीक है। तो अब ये जो बोट है ये और ज़्यादा पानी के अंदर चली गई, तो यहाँ पर ही और यहाँ पर डेप्थ जो है वो बढ़ गई, ठीक है। तो अगर हमको भाई यहाँ पर जो नेट निकालनी है कि नेट जो वॉल्यूम है, ठीक है, हमने भाई पहले वो वॉल्यूम निकाला जो कि एक बोट के कारण था, ठीक है। उसके बाद फिर हमने वॉल्यूम निकाला जो कि एलिफेंट और बोट दोनों के कारण है, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय एलिफेंट, की जो एलिफेंट है उसने टोटल कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया। तो भाई जो बोट है उसने इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया, एलिफेंट और बोट दोनों ने मिलाकर इतना वॉल्यूम को डिस्प्लेस किया, तो नेट कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो फाइनल में से हम इनिशियल घटा देते हैं। सो ax2 माइनस ax1, तो ये आ जाएगा जितना डिस्प्लेसमेंट वो जो एलिफेंट है वो करेगा पानी को, ठीक है। सो नेट डिस्प्लेसमेंट नेट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जो है जो एलिफेंट करेगा, ठीक है, उसकी जो वॉल्यूम है वो कितनी हो जाएगी, दैट इज ax2 माइनस ax1। सो उसको v मान लेते हैं, v इक्वल्स टू ax2 माइनस x1। अब मान लेते हैं रो इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, इफ रो इज द डेंसिटी ऑफ वाटर देन मास ऑफ एलिफेंट इक्वल्स टू, मास क्या हो गया, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ओके। वॉल्यूम हमने v मानी है, डेंसिटी हमने मानी है रो, सो वॉल्यूम हो गई हमारी ax2 माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी हो गई रो। तो देखिए भाई वाटर की डेंसिटी हमें पता होती है, ठीक है। जो बोट है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम मेजर कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर करके, और यहाँ पर x2 माइनस x1, तो ये जो बेसिकली डेप्थ है जो पहले अकेली बोट की पौनी में थी और बाद में जब हमने एलिफेंट को डाल दिया वो डेप्थ वो हम मेजर कर लेते हैं, दोनों को माइनस करके इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे और यहाँ पर हमें मिल जाएगा मास ऑफ द एलिफेंट। सो बाय दिस मेथड, बाय दिस इनडायरेक्ट मेथड वी कैन मेजर मास ऑफ एन एलिफेंट। सो देखिए नेक्स्ट पार्ट में हमें निकालना है द विंड स्पीड ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। तो एक तूफान के दौरान जो विंड है उसकी स्पीड यहाँ पर कितनी होगी, तो देखिए किस तरीके से निकालेंगे। सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम यूज़ करते हैं एक बैलून का, ओके। तो लेट अस कंसिडर हमारे पास एक बैलून है जिसके अंदर एक गैस भरी हुई है, ठीक है। तो हीलियम गैस वाला ये एक बैलून है, ठीक है, और इसको हमने यहाँ पर किसी पॉइंट से बांध के अपनी छत पे लटकाया हुआ है। तो मान लेते हैं भाई यहाँ पर ये जो इस बैलून की जो हाइट है, ठीक है, वो जिस धागे से लटकाया हुआ है उससे हम मेजर कर सकते हैं। तो ये हाइट हमने कितनी मानी है, h मानी है, ठीक है, और ये a पोजीशन के ऊपर है जब कोई हवा नहीं चल रही है, ठीक है, जब कोई हवा नहीं चल रही है इसकी पोजीशन है a। और जैसे यहाँ पर हवा या कोई आंधी आती है तो क्या होता है, ये जो बैलून है इसकी पोजीशन यहाँ पर चेंज आ जाएगी। भाई जैसे हवा इस तरफ चल रही है, राइट की तरफ चल रही है, तो ये जो बैलून है ये a पोजीशन से हटकर b पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। तो अब ये यहाँ आ जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा ये जो बैलून है, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पर कि भाई ये जो एंगल है जो चेंज हुआ है वो कितना चेंज हुआ है, थीटा एंगल चेंज हुआ है, और इस एंगल को यहाँ पर हम मेजर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एंगल हम मेजर कर लेते हैं, एंगल AOB इज द थीटा एंगल। और तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से जो A और B के बीच में बेसिकली जो डिस्टेंस है उसको हम पता कर सकते हैं। सो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है इसको हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर tan थीटा निकाल लेते हैं। सो tan थीटा इक्वल्स टू, सो देखिए ये थीटा है, इसके सामने वाली जो साइड है वो होती है हमारी परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस मीन्स d डिवाइडेड बाय h। तो यहाँ से d जो है वो कितना आ गया, d इक्वल्स टू h tan थीटा, ओके। तो यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया, यहाँ पर हमने डिस्टेंस निकाल लिया, ओके। सो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून, ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है ट्रेवल्ड
बाय बैलून। ये कितना डिस्टेंस ने ट्रैवल किया है, ये किया है h tan थीटा, और इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में उसने कितना टाइम लिया है, तो ये बेसिकली जो टाइम है वो हमने कंसिडर किया हुआ है। टाइम कितना लिया है, इसने 1 सेकेंड का टाइम लिया है, ठीक है। इसको ड्रिफ्ट होने में, बी पोजीशन तक ड्रिफ्ट होने में 1 सेकेंड का टाइम लगा है। सो टाइम टेकन इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। ओके, 1 सेकेंड का टाइम लगा है। हमको क्या निकालना है, हमको यहाँ पर निकालनी है स्पीड ऑफ विंड स्टॉर्म। तो जो विंड स्टॉर्म है उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, तो स्पीड का फॉर्मूला जो है यहाँ पर हो गया डिस्टेंस इनटू टाइम। सो स्पीड इक्वल्स टू, सॉरी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पर जो हमारी स्पीड है वो कितनी आ जाएगी, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस यहाँ पर हो गया h tan थीटा डिवाइडेड बाय टाइम हो गया 1 सेकेंड। सो स्पीड इज इक्वल्स टू h tan थीटा। ओके, और यहाँ से इस तरीके से हम ये स्पीड जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पीड जो है वो आ जाएगी हमारी h tan थीटा। h हम हाइट ही हमको पता है, थीटा हमने मेजर कर लिया, और इस तरीके से हम विंड की स्पीड को मेजर कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर हमको निकालना है द नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर ऑन योर हेड, कि आपके सर के ऊपर कितने बाल है। तो देखिए इसको भी हम निकाल सकते हैं। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी काउंट स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ हेड। तो हमारा जो सर है उसका जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है एरिया है, उसमें कितने बाल है उसको हम काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो टाइम लगेगा लेकिन इसको हम काउंट कर सकते हैं, और फिर इसको काउंट करके क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारे सर का टोटल एरिया है। भाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में जितने बाल है मल्टीप्लाइड बाय जो टोटल एरिया है, एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो उस एरिया से अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या है, ये हमें टोटल जो हमारे सर के ऊपर जो बाल है वो हमें मिल जाएंगे। और ये जो है बेसिकली एक रफ एस्टिमेट होगा, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होगा। और ये जो मैग्नीट्यूड है यहाँ पर, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 10⁸ के समथिंग यहाँ पर हो सकता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट में आपको करना है यहाँ पर नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल इन योर क्लासरूम, कि आपके जो क्लासरूम है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल जो है वो कितने एयर मॉलिक्यूल है वो आपको निकालने हैं। तो देखिए मान लेते हैं भाई एक जो टिपिकल डायमेंशन होता है एक क्लासरूम का वो 8 मीटर इंटू 6 मीटर इंटू 4 मीटर होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट यहाँ पर, ठीक है। तो इसका हम वॉल्यूम यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4, और जो कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 192 मीटर क्यूब। तो ये क्या है, ये हमने वॉल्यूम निकाल लिया हमारे क्लासरूम का। अब देखिए जो बेसिकली 1 मॉलिक्यूल होता है जो एयर का, वो जितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है दैट इज 22.4 लीटर। ओके, सो यहाँ पर अपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 1 मोल ऑफ एयर मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई वॉल्यूम, कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, ये होती है 22.4 लीटर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 22.4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मीटर क्यूब। ओके, तो ये जो है ये बेसिकली यहाँ पर वॉल्यूम हो जाती है, ठीक है, 1 मोल की यहाँ पर, ठीक है। सो अब हम निकाल सकते हैं यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 22.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर क्यूब। इसके अंदर भाई देखिए कितना है, ये 1 मोल है। 1 मोल का जो एयर मॉलिक्यूल है वो इतना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर, ये बेसिकली इतनी वॉल्यूम के अंदर ये हो जाएंगे 1 मोल के बराबर, ठीक है, इक्वल्स टू 1 मोल। और 1 मोल क्या होता है, ये अवोगाड्रो नंबर हो गया 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ओके, सो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो बेसिकली हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मीटर क्यूबिक। तो 1 मीटर क्यूबिक में कितना हो जाएगा, तो ये भाई इतना मॉलिक्यूल जो है, इतना मीटर क्यूबिक जो है बेसिकली इतने मॉलिक्यूल होते हैं। तो 1 मीटर क्यूबिक में कितने मॉलिक्यूल होंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू 10⁻³ ओके, तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा इन 1 मीटर क्यूबिक। और हमारी वॉल्यूम कितनी हमारी है 192 मीटर क्यूबिक। तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं नंबर
of molecule in 192 meter cubic, that is 6.023 into 10 raised to the power 23 डिवाइडेड बाई 22.4 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर -3। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 192 से। ओके, और इसको हम यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। सो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये जो है हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आएंगे। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विल बी 516 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 26। ओके, ये हमारा आंसर आएगा। इसको आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दैट नंबर of molecules in classroom is nearly 10 raised to the power 26। तो इतने मॉलिक्यूल्स है उस क्लासरूम के अंदर, 10 रेज़ टू द पावर 26 मॉलिक्यूल्स। ओके, तो देखिए इस तरीके से इनडायरेक्ट मेथड से हम बेसिकली हमने निकाल लिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन ए क्लासरूम। ओके, सो मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। So numerical number 2.23, the sun is a hot plasma with its inner core at a temperature exceeding 10 raised to the power 7 Kelvin। तो देखिए जो हमारा सन है वो एक बहुत ही बेसिकली आयनाइज मैटर है। उसके अंदर एक उसका जो कोर है बहुत ही गर्म है और उसका टेम्परेचर काफ़ी हाई है। कितना है ये? बेसिकली 10 रेज़ टू द पावर 7 की है यहाँ पर। तो करीब 1 करोड़ यहाँ पर जो है केल्विन इसका टेम्परेचर है। एंड इट्स आउटर सरफेस एट ए टेम्परेचर इज अबाउट 6000 केल्विन, जबकि उसके आउटर सरफेस है उसका जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर 6000 केल्विन है। एंड एट दिस टेम्परेचर नो सब्सटेंस रिमेन्स इन सॉलिड और लिक्विड फेस। की इस टेम्परेचर के ऊपर कोई भी ऐसा सब्सटेंस नहीं है जो सॉलिड या लिक्विड फेस में हो। ठीक है भाई, जब इतना टेम्परेचर आप किसी चीज़ को दोगे तो जो भी सब्सटेंस उसके अंदर है वो क्या होगा? वो बेसिकली गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पर आपको बताना है इन वट रेंज डू यू एक्सपेक्ट द मास डेंसिटी ऑफ सन टू बी इन द रेंज ऑफ डेंसिटीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। चेक इफ योर गैस इज करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। द मास इज दिस एंड द रेडियस ऑफ सन इज दिस। तो बेसिकली क्वेश्चन में आपको पूछा है कि भाई सन का जो इनर सरफेस है उसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है, बहुत हाई है, दैट इज 10 रेज़ टू द पावर 7 केल्विन है। और यहाँ पर बेसिकली इतने टेम्परेचर के ऊपर कोई भी सब्सटेंस सॉलिड या लिक्विड फेस में नहीं रह सकता, सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में नहीं रह सकता। तो आपको बताना है कि जो सन के अंदर जो भी सब्सटेंस है वो बेसिकली वो किस फेस में, आपको सिंपली उसकी डेंसिटी निकालनी है। ठीक है, और आपको बताना है उसकी डेंसिटी किस रेंज में आती है, सॉलिड की रेंज में आती है, लिक्विड की रेंज में या फिर गैसेस की रेंज में। ओके, और यहाँ पर आपको डाटा दिया हुआ है, सन का मास दिया हुआ है और सन की रेडियस दी हुई है। ठीक है, तो देखिए इसको हम सोल्व करते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर रेडियस ऑफ सन जो है वो दी हुई है। सो रेडियस ऑफ सन इज इक्वल्स टू 7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर। ओके, न्यूमेरिकल नंबर 2.23। सो रेडियस हमें यहाँ पर हो गई मिल गई, दैट इज 7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर। तो देखिए रेडियस से हम क्या निकाल सकते हैं? रेडियस से हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सन। ठीक है, जो सन है उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, दैट इज V इज इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब। अब सन को हम स्पेरिकल मान के उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। सो 4/3 मल्टीप्लाई बाय 3.14 एंड मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 और इसका क्यूब। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा वॉल्यूम आ गया सन का। और मास निकाल लेते हैं, मास ऑफ सन। तो मास जो है वो पहले से दिया हुआ है, दैट इज 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 30 kg। तो ये सन का मास हो गया। हमको क्या निकालना है? हमको यहाँ पर डेंसिटी निकालनी है। सो डेंसिटी ऑफ सन इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ओके, मास जो है आपका यहाँ पर है 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 30 kg और यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो आपको दी हुई है 4। 3 जो है वो पलट के ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 इसका क्यूब। ओके, तो ये जो है, और यहाँ से आप जो डेंसिटी निकालोगे, डेंसिटी ऑफ सन, आप इसको कैलकुलेट कर लेना। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी जो डेंसिटी है वो यहाँ पर आपको मिलेगी 1391.8 kg पर मीटर क्यूबिक। ओके, सो ये जो है ये डेंसिटी आ गई। सो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, डेंसिटी इज नियरली इक्वल्स टू 1.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूबिक।
ओके, तो ये नियरली जो है हमारी डेंसिटी इतनी आ गई यहाँ पर, डेंसिटी ऑफ सन। सो दिस इज द डेंसिटी ऑफ सन। और देखिए यहाँ पर ये जो डेंसिटी ऑफ सन है ये बेसिकली इसकी रेंज कितनी है, 10⁻³ kg/m³। इससे थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, इससे थोड़ा ज़्यादा है। और यहाँ पर ये बेसिकली जो है 10⁻³ जो डेंसिटी होती है वो लिक्विड की डेंसिटी होती है, और लिक्विड से थोड़े भाई हम बढ़ेंगे तो वो जो डेंसिटी है वो किसकी हो जाएगी, सॉलिड की डेंसिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो डेंसिटी है ये किस रेंज में है, ये बेसिकली सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड के बीच में कहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दैट जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ सन इज इन बिटवीन, डेंसिटी इज इन बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड्स, ठीक है। और अब भाई यहाँ पर कि जो है, अब आप सोचेंगे कि ये जो है इतनी रेंज में है, तो इस रेंज में क्या होगा कि अगर इतने ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर कोई भी सब्सटेंस है वो किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, वो गैस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, बट वो गैस में कन्वर्ट नहीं होता। क्योंकि क्या होता है कि भाई जो सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, जो कि लगता है उसके सेंटर की तरफ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, एक फोर्स जो है वो हमेशा उसके ऊपर लगता रहता है, ठीक है। एक फोर्स हमेशा जो भी मैटर है सन के कोर के अंदर उस पर हमेशा लगता रहता है, और उस फोर्स के कारण वो जो मैटर है वो बेसिकली आयनाइज्ड फॉर्म में रहता है, वो गैस में कन्वर्ट होके बाहर नहीं जाता है। ओके, सो ये जैसे बेसिकली हमारा सन है, और सन के अंदर जितना भी यहाँ पर मैटर है, ठीक है, ये भाई इतने ज़्यादा टेम्परेचर के पावर 10⁻⁷ केल्विन टेम्परेचर के ऊपर ये जो मैटर है ये गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये गैस में कन्वर्ट नहीं होता क्योंकि भाई उसके बाहर का जो मैटर है उसका टेम्परेचर कम है, और ये बेसिकली इसके ऊपर यहाँ पर फोर्स लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। और ये फोर्स क्या करता है, ये फोर्स बेसिकली इस आयनाइज मैटर को यहीं पर कोर के अंदर ही रहने देता है, और ये बाहर नहीं आता यहाँ पर, ठीक है, या फिर गैस में जो है वो कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि भाई ये जो इतनी ज़्यादा डेंसिटी है ये मेंटेन होती है किसके द्वारा, ये बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा मेंटेन होती है, ठीक है। सो कोर ऑफ सन इज मेंटेन्ड by gravitational force. Okay, so move forward to the next numerical. So when the planet Jupiter is at a distance of 824.7 million kilometers from the Earth, its angular diameter is measured to be 32.72 minute of a arc. कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द जुपिटर। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है डिस्टेंस ऑफ जुपिटर, ठीक है। सो डिस्टेंस न्यूमेरिकल नंबर 2.24, डिस्टेंस ऑफ जुपिटर फ्रॉम अर्थ। सो दिस डिस्टेंस इज 824.7 मिलियन किलोमीटर, ठीक है, मिलियन किलोमीटर। तो इसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 8 ये हो जाएगा 824.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ किलोमीटर। ओके, सो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ जुपिटर फ्रॉम द अर्थ। और हमको क्या दिया हुआ है, हमको यहाँ पर दिया हुआ है एंगुलर डायमीटर। सो एंगुलर डायमीटर ऑफ जुपिटर is equals to 35.72 of second of an arc, ठीक है। तो ये आपको एंगुलर डायमीटर दिया हुआ है, और पूछा गया है कि भाई बताओ यहाँ पर जो जुपिटर है उसका डायमीटर कितना है, जुपिटर जो प्लेनेट है उसका आपको डायमीटर निकालना है। तो देखिए क्या है कि भाई जो हमारी अर्थ है, ठीक है, ये जैसे हमारी अर्थ है, और अर्थ से यहाँ पर ये जो है बेसिकली जो जुपिटर है, ठीक है, जो जुपिटर प्लेनेट है उसका जो एंगुलर डायमीटर है, ठीक है, ये जो है इसको हम इसका एंगुलर डायमीटर बोलते हैं, ये हमें यहाँ पर निकालना है। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई ये जो है ये एंगल है ये हमको दिया हुआ है, ठीक है, और साथ में हमको ये जो डिस्टेंस है ये भी हमको पता है, ठीक है, ये 824.7
मिलियन ये डिस्टेंस यहाँ पर दी हुई है और ये एंगल हमको दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है, हमको इस जियोप्टर का ये जो डायमीटर है ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो जो डायमीटर है ये बेसिकली हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। थीटा इक्वल्स टू एल डिवाइडेड बाय आर, हमारे पास फॉर्मूला होता है। यहाँ पर हमको थीटा दिया हुआ है और हमको यहाँ पर आर दिया हुआ है, तो यहाँ से हम एल कैलकुलेट कर सकते हैं, थीटा इंटू आर। ओके, सो यहाँ पर देखिए सेम यही फॉर्मूला जो है यहाँ पर हम यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे द डायमीटर ऑफ द जियोप्टर। सो जो एल इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू एल डिवाइडेड बाय आर, और यहाँ पर जो एल है वो कितना हो जाएगा, एल इक्वल्स टू थीटा इंटू आर। सो फ्रॉम हियर डायमीटर ऑफ जियोप्टर इज इक्वल्स टू, जो थीटा है हमारा एंगल, ठीक है, थीटा मल्टीप्लाई बाय इंटू आर। तो आर जो है ये बेसिकली डिस्टेंस है, तो दिस इज आर, डिस्टेंस ऑफ द जियोप्टर फ्रॉम द अर्थ। सो थीटा इंटू आर। अब देखिए यहाँ पर जो थीटा है ये बेसिकली हमें सेकंड में दिया हुआ है, तो इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सो ये जो 35.72 आर्क सेकेंड है, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसके अंदर, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड में। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो 1 सेकेंड होता है, 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1/3600 ऑफ डिग्री, ठीक है। 1 सेकेंड इतने डिग्री के बराबर होता है, ओके। और यहाँ पर जब आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाय 180 से, ठीक है। तो 1 सेकेंड में इतना होता है और यहाँ पर हमारे पास 34 है, तो इसको 34 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो ये जो है ये बेसिकली कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 35.72 मल्टीप्लाई बाय 3600, ओके। तो ये जो है ये कितना आ गया, ये बेसिकली आपका डिग्री हो गया। इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट कर लिया कि 1 डिग्री में 1/3600 सेकेंड होते हैं, एक सेकेंड में 1/3600 डिग्री होते हैं। तो 35.72 सेकेंड के अंदर इतने डिग्रीज होंगे, और इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है पाई डिवाइडेड बाय 180 से, पाई डिवाइडेड बाय 180, सो इट इज रेडियन, ओके। सो यहाँ पर हम इसमें पुट कर देते हैं। सो थीटा इक्वल्स टू 35.72 डिवाइडेड बाय 3600 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 एंड इनटू यहाँ पर हमारी जो डिस्टेंस है दैट इज 824.7 इंटू 10⁻⁶ किलोमीटर, ओके। और इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 1.428 इंटू 10⁵ किलोमीटर, ओके। एंड दिस इज द डायमीटर ऑफ जुपिटर, ठीक है। तो जो जुपिटर है उसका हमने यहाँ पर डायमीटर निकाल लिया, जो कि कितना आया 1.4 इंटू 10⁵ किलोमीटर, ओके। सो दैट इज इट। इसी के साथ हमारे जो न्यूमेरिकल्स है ये खत्म होते हैं, ठीक है। और आशा करता हूँ आपको सारे न्यूमेरिकल्स यहाँ पर समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी इनसे रिलेटेड डाउट है देन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।